हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम केमिकल रिएक्शंस के टाइप देखेंगे। इसके पहले की क्लास में हमने देखा था केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है और कैसे किया जाता है। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन और उनके सारे टाइप को और उनके थ्रू जितने भी हमारे केमिकल इक्वेशन जनरेट होती हैं उनको बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि आपका जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें डायरेक्टली आपको यही इक्वेशंस पूछी जाती हैं। बाकी बाहर से आपको कोई इक्वेशंस नहीं दी जाती हैं। एनसीईआरटी का ही सिलेबस होता है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से सुनना है इस लेक्चर को, क्योंकि जितने भी रिएक्शंस हैं आप उनके नाम से ही उनको क्या करोगे, डिफाइन कर पाओगे। ठीक है, तो नाम को अच्छे से क्लियर करना और कैसे उन्हें डिफाइन करना है ये चीजें आपको आज समझनी है। ठीक है, तो सबसे पहला जब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात आती है तो सबसे पहला जो रिएक्शन है वो क्या है आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसमें आप देखोगे तो क्या हो रहा है, पहला वर्ड आपको क्या दिख रहा है, कॉम्बिनेशन। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी कि आपस में दो चीजें मिल रही हैं, दो या दो से अधिक चीजें आपस में क्या हो रही हैं, कंबाइंड हो रही हैं और कंबाइंड होके क्या करेंगी, वो एक सिंगल सब्सटेंस बना देंगी। ठीक है, तो इसका मतलब जब आप इसको समझोगे तो मैंने क्या बोला, टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। ठीक है, टू और मोर देन, मान लो हमने टू सब्सटेंस ले लिया, कौन कौन से, ए और बी हमने ले लिया। ठीक है, मैंने क्या बोला, जब आप किसी दो सब्सटेंस को कंबाइन करते हो तो ये क्या करते हैं, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही क्लियर होगा कि कंबाइन करके आपको क्या करना है, न्यू रिएक्शन बना देनी है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, द रिएक्शन in which two or more than two reactant combine to get a new प्रोडक्ट, और आप इसको लिख सकते हो, और टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। बात समझ आई, द रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू गेट अ न्यू प्रोडक्ट और टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंसेज। मैंने यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात क्यों की है, आपको पता है जब आप इनपुट साइड पर देखते हो तो ये क्या कहलाता है, एलएचएस साइड आपका क्या कहलाता है, रिएक्टेंट कहलाता है, और आप इसी साइड में क्या कर रहे हो, सब्सटेंस को क्या कर रहे हो, कंबाइन कर रहे हो। ठीक है, तो जब आप एलएचएस में सब्सटेंस को कंबाइन कर रहे हो दैट मीन्स दिस इज रिएक्टेंट साइड। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या किया, जो आपको रिजल्ट मिलता है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है, इसलिए इसने नया प्रोडक्ट क्या फॉर्म किया, सी को फॉर्म कर दिया। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको इतना। अब देखते हैं हम इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू करते हैं। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, बर्निंग ऑफ कोल। अब कोल का मतलब क्या होता है, कार्बन। कोल को अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझें तो कोल का मतलब क्या होता है, कार्बन होता है, और कार्बन को किससे डिनोट करते हैं हम, सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, साइंस में सी से डिनोट करते हैं। तो जब बर्निंग की बात आती है कहीं पर भी, दैट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर की बात होगी तो वहां पर वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। कौन रिएक्शन कर रहा है, ये कोल यानी कि कार्बन। ठीक है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब ये दोनों कंबाइन होंगे तब क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब कार्बन आपने देखा
सॉलिड फॉर्म में होता है। कोयला कैसा होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन कैसा होता है? गैसियस फॉर्म में होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो बना आपका, ये भी किस फॉर्म में होता है? गैसियस स्टेट में होता है। तो इस तरीके से आपने देखा बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल में आपने क्या देखा? कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, तब क्या प्रोड्यूस हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। ठीक है। सेकेंड इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम क्या करते हैं यहां पर? फॉर्मिंग ऑफ वाटर। फॉर्मिंग ऑफ वाटर। ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, फॉर्मिंग ऑफ वाटर। क्या करना है? फॉर्मिंग ऑफ वाटर। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल नंबर 3, फॉर्मिंग ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? अब कैसे ये फॉर्म हो रहा है ये देखना है आपको। जब फॉर्मिंग ऑफ वाटर की बात हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पर जो दो सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब ये दोनों ही किस फॉर्म में होते हैं? गैसियस फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? गैसियस फॉर्म में होते हैं। और इनका जब आप रिएक्शन लिखोगे तो क्या लिखोगे? H2O। तो ये क्या बन जाएगा आपका? वाटर। और ये किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है। अब इक्वेशन बैलेंस करनी है आपको। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 2। और यहाँ पर कितना है? 1। तो आप क्या करो, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर कितना हो गया? 2 2 जा 4। तो यहाँ पर भी आप क्या करो? आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से आपका बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन। और आपने क्या देखा? दो सब्सटेंसेस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या कर रहे हैं? एक न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं, जो क्या है यहाँ पर? वाटर के फॉर्म में आ रहा है। और वाटर किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? थर्ड पॉइंट आप देखो, थर्ड एग्जाम्पल इसका, फॉर्मिंग ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? अब ये देखो, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड किस फॉर्म में होता है या किस स्टेट में होता है? ये सॉलिड स्टेट में होता है। और जो ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसे क्या कहते हैं? क्विक लाइम कहते हैं। क्विक लाइम। ठीक है, तो आपको इनका नाम भी याद रखना है कि कैल्शियम क्विक लाइम का फॉर्मूला लिखो, तब आपको क्या लिखना होगा? CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड इज द फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम। प्लस इसको किसके साथ रिएक्शन हम करवा रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा। इसको हम H2O के साथ, यानी कि जल के साथ, वाटर के साथ क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं। तो क्या प्रोड्यूस हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब देखो क्या यहाँ पर बैलेंस करने की जरूरत है। आप देखो यहाँ पर क्या है? कैल्शियम कितने एटम है? यहाँ पर 1। आप प्रोडक्ट साइड भी देखो कितने हैं? 1। यहाँ पर ऑक्सीजन के 1 एटम, यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 एटम। तो आप रिएक्टेंट साइड में देखोगे ऑक्सीजन के कितने एटम मिल रहे हैं आपको? 2 एटम। और यहाँ पर भी देखोगे तो ऑक्सीजन के कितने एटम मिल रहे हैं आपको? 2 एटम मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोजन का भी देख लो, यहाँ पर 2 एटम है रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में भी 2 एटम है। इसका मतलब ये क्या है? आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं इसे? स्लैग्ड लाइम। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल आई होप आपको समझ आ गया होगा किसके? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? आपने देखा, व्हेन 2 or more than 2 substances are combined to get a new substance, to get a new substance। तो हमने सबसे पहला इसका एग्जांपल जो देखा था वो क्या था? बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल, उसमें क्या हुआ? जब हमने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न कराया तो क्या मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर हमने क्या किया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया तो H2O बन गया। ठीक है, फिर क्या किया? कैल्शियम ऑक्साइड को
वाटर के साथ जब हमने कंबाइन करवाया तो क्या मिल गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम के नाम से जानते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग्ड लाइम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको नॉर्मल बोलचाल की भाषा में समझना चाहते हो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है क्या, तो आप लोग देखते हो घर में व्हाइट वॉशिंग की जाती है। ठीक है, तो वो जो व्हाइट वॉशिंग का पाउडर होता है, व्हाइट वॉशिंग पाउडर, ठीक है, वही क्या है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, तो आपने ये देख लिया, क्या देखा आपने, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड देयर एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अब आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे आपने पहला समझा कॉम्बिनेशन उसके नाम से कि कंबाइन करके बनाना है, वैसे ही आपको एक्सोथर्मिक में समझना है। पहले इसको तोड़ो, अगर आप एक्सो को देखते हो तो कहीं पर भी एक्स वर्ड आता है। ठीक है, जब आप बोलते हो एग्जिट का मतलब EX आया, दैट मीन्स आप क्या बोलते हो, बाहर जाना। ठीक है, तो इसी तरीके से EX वर्ड जहां पर आपको दिख जाएगा, इसका मतलब वो किससे रिलेटेड हो गया, आउटसाइड से रिलेटेड हो गया। तो एक्सो का मतलब क्या हो गया, आउटसाइड। ठीक है, अब थर्मिक थर्मल। ठीक है, कोई भी वर्ड आपको मिल जाता है तो आप वहां पर क्या बोलोगे, ये हीट या टेम्परेचर से रिलेटेड है। किससे, हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड है। ठीक है, अब आपने देख लिया एक्सोथर्मिक, इसका मतलब जब ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें आप देखते हो कि वहां पर रिएक्शन हो रहा है, क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, साथ ही साथ क्या रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, समझो इसको इजी वे में, इन एनी रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of product। अब समझो इसे, पहले डिफिनेशन लिख लो, द रिएक्शन in which heat is released along with the formation of प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्शन में प्रोडक्ट तो बन ही रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, वहां पर हीट भी रिलीज हो रही है, हीट भी बाहर जा रही है। दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक एग्जांपल से समझो अब इसे। जब आप सांस लेते हो, रिस्पायरेशन करते हो, ठीक है, रिस्पायरेशन इसका एक एग्जांपल हो जाएगा। रिस्पायरेशन क्या होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज है। रिस्पायरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ना, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये क्या जनरेट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर क्या है, हीट के फॉर्म में रिलीज हो रही है आपकी बॉडी से। ठीक है, आपने खाना खाया, आपकी बॉडी में खाना किसके फॉर्म में स्टोर है, ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर हो गया, क्योंकि प्लांट में भी क्या होता है, ग्लूकोज या स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब हम बोल रहे हैं या हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं बट हम रिलीज क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये ग्लूकोज था, इसका अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, मीन्स इसका आपकी बॉडी में यूज हो रहा है। तो जब यूज होगा तो आपकी बॉडी से क्या निकल रहा है, अब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। ठीक है, H2O, इसका मतलब कुछ वाटर वेपर भी निकलता है। जैसे हम बोल रहे हैं तो क्या होता है, कुछ वाटर वेपर भी निकल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, H2O हो गया। और एनर्जी का मतलब अब हम काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एनर्जी भी तो रिलीज हो रही है बॉडी से। इसका मतलब ये किस टाइप का रिएक्शन आपका होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, अच्छे से समझ लेना, रिस्पायरेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इन दिस रिएक्शन हीट और एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, समझ आ गया इतना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसको भी बैलेंस्ड कर लो केमिकल इक्वेशन को।
आप यहाँ पर देखो C6H12O6 है, बट यहाँ पर 12 आपको एलिमेंट दिख रहा है, यहाँ पर आपको 2 ही दिख रहा है। तो क्या करो, 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो और 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आपको क्या रखना, याद रखना है, इसमें हर जगह 6 का ही मल्टीप्लाई होना है, किसको छोड़कर, ग्लूकोज को छोड़कर। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम किसका देखते हैं यहाँ पर, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। दूसरा एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस क्या होता है, पहले आपको ये पता होनी चाहिए। मीथेन, मीथेन क्या है, एक तरीके का नेचुरल गैस है। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में मिल रही है, गैसियस स्टेट में है। तो जब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, बर्निंग की, और जब भी मैंने आपसे बोला है बर्निंग वर्ड आए तो आप समझ लेना इन द प्रेजेंस ऑफ एयर वो रिएक्शन हो रहा है। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर की बात होगी तो वहां पर आप किसके साथ रिएक्शन करवाओगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे। अब यहाँ पर देखो क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन और ऑक्सीजन को मिला दो तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर आपका क्या बच रहा है, H4 बच रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर दो यहाँ पर H2O। ठीक है, H2O प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ हीट रिलीज होगी। अब आपको करना क्या है, इस इक्वेशन को क्या करना है, आपको बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन कितना है, 1 एटम है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 एटम है, बट यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम है। इसका मतलब आपको क्या करना है, 4 बनाने के लिए यहाँ पर आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब यहाँ पर 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, लेकिन अभी ऑक्सीजन दोनों ही साइड क्या है, इनबैलेंस्ड कंडीशन में है। तो आप क्या करोगे, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, और ये 2 ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। तो आप क्या कर दो, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 2 4। अब देखो दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड आपको सारे एलिमेंट क्या होंगे, सारे एटम्स इक्वल दिखेंगे। कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 एंड ऑक्सीजन 4। ठीक है, इस तरीके से आपको 2 एग्जाम्पल याद रखना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। कौन कौन सा, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, और सेकंड आपको क्या याद रखना है, रेस्पायरेशन। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल है किसके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। और क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज होती है रिएक्शन में से। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट टाइप जो सेकेंड टाइप है वो है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग करो आप, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आप क्या देख रहे हो, ये भी नाम से ही समझो। इसके पहले आपने देखा कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन किया, एक्सोथर्मिक मीन्स क्या किया, हीट बाहर निकाला। अब यहाँ पर डीकम्पोजिशन, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, डीकम्पोज हो रहा है, यानी कि टूट रहा है, स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, मान लो आपके पास एक सब्सटेंस है, एक कंपाउंड है, और ये कंपाउंड स्प्लिट हो गया किसमें, B+C में। ठीक है, मान लो आपके पास ये मार्कर है और इस मार्कर को स्प्लिट करना हो तो हमने क्या किया, अलग कर दिया। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, 2 फॉर्म में हो गया। पहले ये क्या था, एक सिंगल कंपाउंड था, हमने इसको ब्रेक करके क्या किया, स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट में। तो ऐसे ही है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है ये, एक कंपाउंड है ये। ठीक है, जब कोई सिंगल कंपाउंड ब्रेक हो जाता है किसमें, 2 और मोर देन 2 सिंपल सब्सटेंसेज में, देन दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो डिफिनीशन लिखो इसने आपको, द रिएक्शन इन विच a compound splits 2 or more than 2 simple substances is known as decomposition reaction। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो आप उसको इस एग्जांपल से ही समझ लो कि एक सिंगल सा कंपाउंड है आपके पास और वो स्प्लिट हो गया 2 और मोर देन 2 सिंपल सब्सटेंसेस में। ठीक है, तो ये
आपको डिफिनीशंस लिखनी है, डिफिनीशन रटने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रही हूँ जैसा कि आपको नाम से ही समझना है, नाम को ही डिफाइन करना है आपको, ठीक है। तो रट कर आप कोई भी चीज अच्छे से समझ नहीं सकते हो, ठीक है। आप रट कर कभी भी एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही केयरफुली क्या करना है, समझना है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप उसको अपने आप से भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप उसको रोटिंग कर रहे हो, रटाफिकेशन लगा रहे हो, तो आप एग्जाम में अगर एक वर्ड भी भूलोगे तो आपका पूरा का पूरा लाइन गायब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, सिर्फ समझना है चीजों को। अब इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा। एग्जाम्पल से पहले ये टाइप देख लेते हैं, ठीक है। अब ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, ये 3 चीजों के कारण हो सकता है। किसके किसके कारण? एक तो हो सकता है क्या, थर्मल टेम्परेचर के कारण, ठीक है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा किसके कारण हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड आपका किससे हो सकता है, फोटोलिथिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, मैंने क्या बोला था आपको बच्चों कि जब भी थर्मल की बात होती है आपको क्या समझना है, हीट समझना है। क्या समझना है, हीट समझना है। अब इलेक्ट्रोलिटिक की बात होगी तो आप क्या समझोगे, इलेक्ट्रिसिटी समझोगे, और फोटोलिथिक की बात होगी तो आप क्या समझोगे, सनलाइट समझोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसका मतलब आप क्या लिखोगे इसको, व्हेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय व्हाट, हीटिंग, ठीक है, क्योंकि थर्मल को मैंने क्या बोला, आपको क्या बोलना है, हीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, डीकम्पोजिशन, व्हेन decomposition reaction is carried out by heating, ठीक है। और अब इसके केस में, इलेक्ट्रोलिटिक के केस में देखेंगे तो इसको क्या डिफाइन कर पाओगे, व्हेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी। आपको क्या चेंज करना होगा, सिर्फ नाम चेंज करना होगा। यहाँ क्या था, थर्मल मीन्स बाय हीटिंग, यहाँ क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक मीन्स बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ क्या है, फोटोलिटिक मीन्स बाय पासिंग द सनलाइट और बाय प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो अब हम इनके क्या करते हैं, डेफिनेशंस तो देख लिए, समझ लिए, सबके एक एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। तो पहला जो है आपका वो है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसकी डिफिनीशन नोट करोगे आप, व्हेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, ठीक है। इसका एग्जांपल नोट करो आप। एग्जाम्पल क्या है आपका, फेरस सल्फेट, ठीक है। जब फेरस सल्फेट को हीट करोगे, क्या करोगे, हीट करोगे, तब क्या जनरेट होगा, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। ये फॉर्मूला, ये पूरा का पूरा ही इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप क्या देखोगे, यहाँ पर फेरस सल्फेट किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। फेरिक ऑक्साइड भी किस स्टेट में होगा, सॉलिड में होगा। सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड ये दोनों क्या है, गैसियस स्टेट में है, ठीक है। अभी आपका इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या बाकी रह गया अभी, बैलेंसिंग बोथ साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। अब यहाँ पर देखो फेरस 1 है, बट यहाँ पर फेरस के कितने कंपोनेंट, 2, तो आप क्या करो, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, 3, 2, 5 प्लस 3 8 हो गया। यहाँ पर भी ऑक्सीजन देखो 2 4 जा 8 इक्वल हो गया। सल्फर यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर भी 1 + 1 2 हो गया। इसका मतलब अब आपने क्या देखा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड क्या है, एटम्स इक्वल है। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई, ठीक है। पर आपको देखना है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट पर क्या करना है, आपको हीट देना है। जब आप इसको हीट दोगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन
ऑक्साइड। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि एक Ca, यहाँ पर भी कैल्शियम है, ऑक्साइड एक हमने ले लिया और यहाँ पर 2, 2+1 3 और इधर भी 3 ऑक्सीजन हो गया, कार्बन एक तो कार्बन एक। इस तरीके से आपने क्या देखा, इक्वेशन बैलेंस्ड है। ठीक है, और अब इनके देखो कलर भी याद रखो कि ये किस कलर में होते हैं या इनको किस नाम से जानते हैं, आप इनका ये नाम भी याद रखो। ठीक है, अब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बात होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, लाइम स्टोन। नॉर्मल लैंग्वेज में, अपनी बोलचाल भाषा में जो आप बोलते हो, क्या आप बोलते हो, मार्बल, मार्बल लगा हुआ है, तो वो जो मार्बल है वही क्या है, लाइम स्टोन है। क्या है वो, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड को मैंने क्या बताया था, इसे क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पता ही आपको है ना, क्या है ये, गैस है, और क्विक लाइम क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में है। कैल्शियम कार्बोनेट भी क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। अब यहाँ पर ये जो फेरस सल्फेट है, इसका नाम याद रखना, फेरस सल्फेट। इसका कलर याद रखना, आपको क्या याद रखना है, इसका कलर याद रखना है। किस कलर में होता है ये, ग्रीन कलर में होता है। फेरस सल्फेट किस कलर में होगा, ग्रीन कलर में होगा। ठीक है, लेकिन ये वाला जो टर्म है ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड। क्या है ये, फेरिक ऑक्साइड, और ये किस कलर में होता है, रेड ब्राउनिश कलर, मीन्स ये थोड़ा लाल भूरे रंग का होगा और ये हरे रंग का होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या मिल गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसके बेस्ड पर, हीट के बेस्ड पर, यानी कि थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन मिल गया। ठीक है, नोट कर लो आप इसको। सेकेंड हम क्या देखेंगे, किसके द्वारा यहाँ पर होगा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या करना है, ये सब हम हटा देते हैं। अब जो डिफिनीशन है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, आप तो मॉडिफाई कर नहीं सकते हो, आपको नोटबुक में तो पूरा ही लिखना पड़ेगा, है ना। हमने क्या किया, बाई हीटिंग हटाकर क्या कर दिया हमने, बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, अब समझ लो इसको पहले, क्या है ये H2O, क्या है ये, वाटर है। ठीक है, किस स्टेट में है ये, लिक्विड फॉर्म में है। अब क्या हुआ, जब इस पर इलेक्ट्रिसिटी पास की गई, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जब इस पे इलेक्ट्रिसिटी पास की गई या इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया गया तो क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन के कितने एटम है यहाँ, 4, तो आप क्या करो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 है। ये दोनों किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। ठीक है, बोला इलेक्ट्रिसिटी के कारण या इलेक्ट्रिक करंट के कारण हो रहा है, तो ये एक क्या है, आप देखो जब आपको एग्जाम में क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा, तो प्रॉपर आपको इसे बनाकर भी दिखाना होगा। मान लो ये क्या है, एक, ठीक है, क्या है ये, एक प्लास्टिक जग है आपके पास। ठीक है, प्लास्टिक का जग है, इसमें क्या है, 2 टेस्ट ट्यूब है, 2 टेस्ट ट्यूब लगे हुए हैं। ठीक है, नीचे यहां पर क्या है, एक रबर ज्वाइंट है। ठीक, ये जो टेस्ट ट्यूब है 2, एक क्या है, एनोड और दूसरा क्या है, कैथोड। एक क्या है, एनोड और दूसरा क्या है आपका, कैथोड। ठीक है, और इन्हें अब यहाँ पर क्या निकल रहा है, आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। आप जब कोई बैटरी लेते हो तो जब आप 2 वायर को उसमें हुक करते हो, उसमें टच कराते हो, तभी तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है सर्किट में, है ना। जब वो सर्किट वो सर्किट कंप्लीटली डिजाइन ही नहीं है, अभी स्विच क्लोज ही नहीं है, तो कैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। तो यहाँ पर मान लो कि एक बैटरी लगी हुई है, 6 वोल्ट बैटरी यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, अब बैटरी में भी क्या होते हैं, एक प्लस टर्मिनल, एक माइनस टर्मिनल। ठीक है, तो ये गया इसके पास। अब यहाँ पर क्या है, एक स्विच कनेक्टेड है। क्या है, एक स्विच कनेक्टेड है। अब जब तक ये वायर इससे नहीं कनेक्ट होगा तब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। जैसे ही हमने इस वायर को स्विच से कनेक्ट कर दिया तो अब सर्किट में क्या है, बैटरी से
वोल्टेज की सप्लाई जा रही है। जब वोल्टेज सप्लाई जा रहा है दैट मीन्स इसमें करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अब जब ये करंट जाएगा यहाँ पर, तो जो भी इसमें वाटर है, ये क्या है, इसमें वाटर है, ठीक है। तो अब ये जो वाटर है ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, किसके फॉर्म में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में। तो किस डायरेक्शन में आपको एनोड पर या कैथोड पर किधर आपको हाइड्रोजन मिलेगा, किधर आपको ऑक्सीजन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो कैथोड साइड है वहां पर आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जो कैथोड साइड है वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और जो एनोड साइड है यहाँ से ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो आई होप ये सर्किट भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। क्या है, एक प्लास्टिक जग है, ठीक है। ये क्या है, प्लास्टिक जग है। आप थोड़ा एग्जाम में और अच्छे से बनाइएगा तो मार्क्स और अच्छे मिल जाएंगे आपको। ये प्लास्टिक जग है, इसमें 2 टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में एक क्या है, एनोड से कनेक्टेड है, एक कैथोड से कनेक्टेड है, और ये एनोड कैथोड एक बैटरी 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है, और बीच में एक स्विच है। जब स्विच पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो क्या होता है, ये वाटर का ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। ये स्प्लिट हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये ऑक्सीजन आपको मिल जाता है एनोड पर और हाइड्रोजन मिल जाता है कैथोड पर, ठीक है। अब इसको याद रखने का तरीका कैसे याद रखोगे कि कैथोड पर कौन सी गैस मिल रही है, एनोड पर, एनोड, एनोड, ओ आ रहा है ना प्रोनाउंसिएशन, एनोड, ओ का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा लंबा जा रहा है, तो ओ से याद रखना है कि ऑक्सीजन आपको इस टर्मिनल पर मिलेगी। कैथोड, तो कैथोड तो TH कैथोड, ठीक है। या फिर C के साथ ज्यादातर क्या होता है, H, मीथेन, ठीक है। तो CH, तो H हमेशा C और H का ही रिएक्शन करवाया जाता है किसमें, केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये CH से याद रखना है कि C कैथोड साइड में क्या प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। इस तरीके से आपको दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन याद रखना है, ठीक है। इसको आप लिख लो। थर्ड हम देखते हैं फोटोलिटिक, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब फिर इसमें भी थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां क्या करना है, बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी ना करके क्या करना है, बाई सनलाइट कैरिड आउट, या फिर आप कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। सनलाइट के प्रेजेंस में ही डीकम्पोजिशन रिएक्शन जब होता है तो वो क्या कहलाता है, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। इसके 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं, सिल्वर क्लोराइड का और सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है। ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, डिकम्पोज हो रहा है दैट मीन्स स्प्लिट हो रहा है, तो सिल्वर और क्लोरीन 2 गैसों में ये क्या हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्लोरीन गैस क्या है, 2 है, तो इधर भी 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इधर 2 Ag हो जाएगा तो यहाँ भी 2 Ag करना होगा। यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड ब्रोमीन में ब्रेक हो जाएगा और सिल्वर में ब्रेक हो जाएगा। ब्रोमाइड में ब्रोमीन भी 2 आ गया तो यहाँ पर 2 कर दो, यहाँ पर 2, इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। नाम सबका आपको लिखना है, सिल्वर क्लोराइड, ये हो गया आपका सिल्वर, और ये क्या हो गया, क्लोरीन, ठीक है। यहाँ है सिल्वर ब्रोमाइड, ये क्या हो गया सिल्वर, और ये क्या हो गया ब्रोमीन। इस तरीके से आपको फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल मिल गया, ठीक है। अब इनका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो इनका यूज भी याद रखना है आपको, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। फोटोग्राफी में इनका यूज किया जाता है, किसका, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है। आपने क्या देखा था, एक्सोथर्मिक, वहां पर हीट रिलीज हो रही थी, लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही, इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, नोट कर लो आप, इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक। यहाँ पर भी वही बात हो गई, इन वर्ड आ जाता है ना, तो कहीं पर इंटर क्या बोलते हो आप, एग्जिट, तो EX इंटर, तो मतलब आप कहाँ जा रहे हो, इनसाइड जा रहे हो, तो
इंटर की बात हो गई EN, तो यहाँ पर किसकी बात हो गई, इनसाइड की बात हो गई या एब्जॉर्प्शन की बात हो गई, एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। थर्मिक का मतलब क्या हो गया, हीट और एनर्जी। तो इसको कैसे डिफिनेशन लिखोगे, द रिएक्शन which require energy in the form of कौन कौन से फॉर्म में आपने यूज किया एनर्जी को। 3 रिएक्शंस आपने कौन कौन सी देखी थी, सबसे पहला थर्मल यानी कि इन द फॉर्म ऑफ हीट, सेकेंड आपने क्या देखी थी, इलेक्ट्रिक, ठीक है, तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, ठीक है। एक टू ब्रेक सब्सटेंसेस आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया, द रिएक्शन व्हिच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक सब्सटेंसेस और रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो आपको एंडोथर्मिक रिएक्शंस में सिर्फ इतना ही याद रखना है। क्या क्या हो गया आपका, कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड आता है आपका, 4 तरीके का हमने बताया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होता है। तो जो आपका तीसरा है वो कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेस यानी कि उसकी पोजीशन को क्या कर देना, चेंज कर देना, डिस्प्लेस कर देना, ठीक है, जहां पर है वहां से हटा देना। तो इसकी डिफिनेशन लिखो, इन दिस रिएक्शन more reactive element displace the less reactive element, ठीक है। इसका मतलब रिएक्टिव हैं वो क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। तो इसका एग्जांपल याद रखना है आपको, क्या, फेरस प्लस कॉपर सल्फेट। फेरस क्या है, कॉपर से ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो फेरस ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह से उसको क्या किया, हटा दिया और आकर खुद यहाँ पर अपनी जगह ले ली। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बन जाएगी या प्रोडक्ट साइड में, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। सेम आप ऐसे जिंक के साथ कर सकते हो, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ये हो जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इसका मतलब आप जब रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो फेरस और जिंक कॉपर से क्या होंगे, ऊपर होंगे, ठीक है। ये क्या होंगे, मोर रिएक्टिविटी सीरीज होंगे, ठीक है। फेरस और जिंक क्या होंगे, कॉपर से मोर रिएक्टिव होंगे, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब इनका कलर आपको याद रखना है कि ये कॉपर सल्फेट का कलर कैसा है, इसका कलर है ब्लू। कैसा है, ब्लू कलर का है। लेकिन जब फेरस ने यहाँ पर क्या किया, अपनी जगह ले ली, तो अब ये जो बन जाएगा सोल्यूशन का कलर वो कैसा होगा, डर्टी ग्रीन कलर, ठीक है। तो कलर भी आपको याद रखना है। सिर्फ इतना ही है आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, यहां पर आयनों का एक्सचेंज होता है, फॉर्म्ड अ रिएक्शन इन विच न्यू compound are formed by mutual exchange of ions between two compounds, ठीक है। इतना हो जाएगा आपको। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर सिर्फ आयन का एक्सचेंजमेंट होता है, ठीक है। आयन चेंज किए जाते हैं एक दूसरे से और कुछ नहीं होता है। अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ
आयंस बिटवीन टू कंपाउंड। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। क्या? सोडियम सल्फेट Na2SO4 क्या है? Na2SO4। इसका रिएक्शन किसके साथ करवाया जा रहा है? बेरियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, अब क्या बोला गया यहाँ पर? एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। अब ये सोडियम और क्लोरीन, क्योंकि आपको पता है कि जो सोडियम होता है उस पे कैसा आयन होता है? प्लस, और जो क्लोरीन होता है उस पे कैसा आयन होता है? माइनस का। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों क्या होंगे? आपस में कंबाइन हो जाएंगे और न्यूट्रल रिएक्शन बना देंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या? NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, तो आप क्या करो? आगे 2 लगा दो। ठीक है, अब बचता क्या है यहाँ पर? बेरियम, यहाँ पर सल्फेट। तो ये क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट। इसका मतलब आपने क्या देखा? इन दोनों का रिएक्शन और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। तो क्या हो गया? एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट भी हुआ और क्या हुआ? आयन का एक्सचेंजमेंट भी हुआ। इसलिए इसका नाम क्या कहा जाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इनके भी डिफिनेशन कैसे याद रखनी? इनके नाम से याद रखना। इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पर जो ये बेरियम सल्फेट है, इसको याद रखना। ये क्या है? ये है आपका एक्वेसियस, या आप कह सकते हो प्रिसिपिटेट। क्या है ये? प्रिसिपिटेट। अब ये प्रिसिपिटेट होता क्या है? ऐसा सोल्यूशन जो वाटर के साथ डिजोल्व नहीं हो सकता है। ठीक है, नॉट डिजोल्व विद वाटर। ठीक है, और इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो अगर आपसे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी पूछा जाता है तो आप क्या बोलोगे? द रिएक्शन व्हिच आर नॉट डिसॉल्व विद वाटर इज नोन एज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आपको इतना समझ आ गया होगा। 4 टाइप आपको कौन कौन से टाइप आपने देखे? सबसे पहले कॉम्बिनेशन, जिसमें 2 एलिमेंट कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे थे। दूसरा आपने क्या देखा? डीकम्पोजिशन, जिसमें एक कंपाउंड स्प्लिट हो जा रहा था 2 सब्सटेंसेज में। तीसरा आपने क्या देखा? डिस्प्लेसमेंट, जिसमें जो मोर रिएक्टिव होता था वो क्या करता था? लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता था। चौथा आपने क्या देखा? डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें क्या है? एक्सचेंज ऑफ आयन के कारण क्या हो रहे हैं? ये डिस्प्लेस हो जा रहे हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है टाइप ऑफ रिएक्शंस। यहाँ से आपका क्वेश्चन कंफर्म है कि बोर्ड एग्जाम में आना होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से जितने भी ये रिएक्शंस करवाए गए हैं, यही रिएक्शन आपको रटने हैं, यही रिएक्शन आपको पढ़ने हैं, और कोई रिएक्शंस आपको बाकी नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेंसिडिटी और कोरोजन के साथ। फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।